गांव-गांव की ग्राम पंचायत रिजोल्यूशन कर रही है कि वापस चुनाव ले लो बैलेट पेपर पर। तो विधानसभा में ऐसे हमारे से क्या गलती हो गई कि लोगों ने हमको नकार दिया। आज का जो पार्लियामेंट का जो हंगामा हुआ है हमने नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी अगर पार्लियामेंट उद्ध्वस्त कर दे, पार्लियामेंट नहीं चलने दे, ये कौन सा लोकतंत्र है? नया पैटर्न है। महाराष्ट्र देखो, गुंडागर्दी शिवसेना के शुरुआत के जमाने में हमने भी की है, हमने भी की, लेकिन क्यों की? सड़क पर आकर हमने ये की है 70,000 करोड़ को बचाने के लिए। हमने ये जो गुंडे आए थे बाहर से उनको भगाने के लिए हमने की है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अमर्याद सत्ता है, पावर है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक ताकतें हैं, तो सभी ने मिलकर हमारी पार्टी एकनाथ शिंदे को सिंबल दिया। मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले भोपाल के बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमला किया, उसमें सबसे ऊपर नाम था अजित पवार का सिंचन घोटाले का। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला डकार गए अजित पवार। नमस्कार, आपका स्वागत है द वायर में। मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले और मेरे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं द वायर के साथ बात करने के लिए। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के नेता और राज्यसभा एमपी संजय राउत जी। संजय जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से लोकसभा में इंडिया अलायंस हो या शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार की पार्टी को जिस तरह से एज था, जितना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, क्या कमी रह गई विधानसभा में? क्या कमी रह गई अगर ये सवाल है तो मैं इतना कहूँगा कि आप अभी जाकर महाराष्ट्र में देख सकते हो, गांव-गांव में लोग सड़क पर है। गांव-गांव की ग्राम पंचायत रिजोल्यूशन कर रही है कि वापस चुनाव ले लो बैलेट पेपर पर। हाँ, एक गांव है सोलापुर में मार्केटवाड़ी, जो अभी चर्चा में है, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ का विधायक है, वो जीत गया है अपोजिशन पार्टी का जानकर फिर भी उसने कहा फिर चुनाव ले। विक्रोली में भी विधायक है सुनील राउत, जो मेरे भाई है, वो भी जीत गया है। वो भी कहता है कि फिर चुनाव लो। ये जीतने के बावजूद भी लोग कहते हैं फिर चुनाव लो। हमें जो मतों का जो लीड मिला है वो कम है। लोग कहते हैं कि ये हमारा निर्णय नहीं, हमारा निर्णय कुछ और है। जो हार गए हैं उनका भी कहना हार नहीं सकते। बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो कभी अभी तक हारे नहीं। मोदी जी की इतनी बड़ी तूफानी लाट आई थी, उसमें कभी हारे नहीं। अभी तो कुछ नहीं था जमीन पर। लोकसभा में भी ये सब कुछ करने की कोशिश हुई है। लोकसभा में भी हुई है। अगर ये नहीं होती तो हम 40 सीटें जीत जाते। हमें पूरा विश्वास था हम 40 सीटें जीत जाते। हम 30-31 सीटें जीत गए हैं। विधानसभा में किसी भी हालत में हम 150-160 उसके बीच हमारी सीटें आने की हमें पूरा विश्वास था। और उस तरह से हमारी मेहनत, हमारा काम भी हो रहा था। लेकिन अचानक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बारे में आप हमारी जनता से पूछने चाहिए क्यों। लोग कहते हैं हमारे राज्य है, हमारा निर्णय नहीं, हमने ऐसे वोट नहीं किया है, यह हमारा वोट पैटर्न नहीं है। हाँ, देखिए महाराष्ट्र में जरूर लोकसभा से ज़्यादा विधानसभा में कांटे की टक्कर थी। कांटे की टक्कर मतलब ये नहीं एज तो महाविकास आघाड़ी को ही था। डेफिनेटली 230-240 सीटें आप जीतेंगे और पूरा अपोजिशन मिलकर 50 सीटें भी नहीं आएगी, ऐसा महाराष्ट्र में निर्णय आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आएगा। बुरी के बुरे वक्त भी हमको ये निर्णय कभी मिला नहीं है। हमारी पार्टी टूट गई, शरद पवार साहब की पार्टी टूट गई। उसके बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा में किया ना। तो विधानसभा में ऐसे हमारे से क्या गलती हो गई कि लोगों ने हमको नकार दिया।
लोग तो विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे, उनको परिवर्तन चाहिए था किसी भी हालत में। और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनते हुए ऐसा कौन सी बड़ी बाजी लगा दी, ठीक है, 2-3 योजनाएं, लाडली बहन 1500 रुपया दिया। 1500 रुपये से कोई वोट खरीद नहीं सकता, पूरा वोट नहीं मिलता है किसी को भी। तो आपका कहना है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुआ है या ईवीएम के ऊपर ही ये सब मैं देखो, पहले तो हम कभी ईवीएम के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ रहे थे। जो एक चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर हम विश्वास रखकर हम लोगों के सामने जाते थे, लेकिन ये निर्णय आने के बाद लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गांव-गांव के लोग बोल रहे हैं कि हमारे गांव में इतने वोट है, हमें विश्वास है इतने वोट इस उम्मीदवार को आने ही चाहिए थे। अगर नहीं है तो बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए, हमारा मॉक बैलेट पेपर पे चुनाव लीजिए, मॉक चुनाव लीजिए। वो मॉक चुनाव जो मार्केटवाड़ी में होने वाला था तो उसको परमिशन नहीं दिया, रोका क्यों? 144 सेक्शन इम्पोज करके बंदूकें तान कर लोगों को घर में बिठाया। अगर आपके मन में डर नहीं है, आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो एक गांव के लोग खुद ही अपनी व्यवस्था बनाकर एक मॉक पोल करना चाहते हैं अपने समाधान के लिए, तो आपने करने क्यों नहीं दिया? आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हैं अगर उसमें कोई दूसरा निर्णय आता है तो एक्सपोज हो जाएंगे। और ये पूरा जो मार्केटवाड़ी में हो गया, फिर दूसरे गांव में हो गया, तो महाराष्ट्र के सैकड़ों गांव में यही बात चली जाती है, ये चिंगारी भड़क जाती। तो ऐसे भी बातें सुनने में आई है कि राहुल गांधी मार्केटवाड़ी जाएंगे और वहां से एक मोमेंट बिल्ड हो जाएगा। क्या मोमेंट बिल्ड होना चाहिए? मोमेंट होना चाहिए। शरद पवार साहब कल गए थे, सभी पार्टी के नेता जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, पार्लियामेंट खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे जी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन मार्केटवाड़ी जो है अब देश के लिए एक प्रातिनिधिक सिंबल बन गया है लोकतंत्र की लड़ाई का। और पूरे देश पे नहीं, यूनो तक ये बात गई है कि भारत में गांव है, महाराष्ट्र में गांव है जो चुनाव इसलिए करना चाहता है कि देश का लोकतंत्र जिंदा रहे। यूनो की बात की तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र पर ही अभी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से बहुमत मिला है महायुति को, इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई। इतना बुरा विजय भी कभी नहीं मिल सकता है किसी को, इतना भारी विजय महाराष्ट्र में अब तक किसी को नहीं मिला है। महाराष्ट्र हमेशा एक जागरूक राज्य है, जिंदा दिल राज्य है, जिंदा दिल स्टेट है, सोच समझ कर वोटिंग करने वाला स्टेट है। जिस महाराष्ट्र से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गए, लोकतंत्र के सबसे बड़े चौकीदार, हाँ, बड़े बड़े नेता, संविधान के निर्माता, इस महाराष्ट्र की जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं। उनके दिल में लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र की भूमि पर लोकतंत्र का कफन बांधना चाहते हैं। ये शुरुआत है महाराष्ट्र की। अब आने वाले सभी चुनाव में यही पैटर्न लगाएंगे। आने वाले चुनाव की आपने बात की तो अभी बहुत सालों से मैं कह रहा हूँ कि जो स्थानिक स्वराज संस्था या वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सबसे अहम है, बीएमसी का चुनाव, वो रोका गया था। क्या ये बहुमत मिलने के बाद अभी करेंगे? उनके पास एक पैटर्न आ गया है जीतने का। लेकिन क्या आप उसको विरोध करेंगे? इसको बैलेट पेपर पर होना चाहिए? हम तो कोशिश करेंगे कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। हम ये कोशिश जरूर करेंगे। देखिए 3-4 साल हो गए महाराष्ट्र में, हाँ, स्थानिक स्वराज्य संस्था जिसे आप कहते हो, लोकल बॉडीज, जिसमें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर, वहाँ के चुनाव आप नहीं करते, पुणे के चुनाव नहीं करते, नागपुर के नहीं करते, जलगांव के नहीं करते, हाँ, बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 14 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको हारने का डर है। क्योंकि आपको हारने का डर है, हम हार जाएंगे। जिला परिषद चुनाव नहीं करते, आप हार जाओगे। और आप अपने एक पैटर्न बना लिया जीतने का, तो आप चुनाव करने जा रहे हो। ये चुनाव प्रक्रिया की तो अलग बात है, लेकिन जब भी अपोजिशन ऐसे हारता है तभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। ऐसे नहीं, गलत है। हम तो 10 साल से बात कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी हमने कहा था अगर ये चुनाव बैलेट पेपर पर हो जाते तो हम 40 सीटें जीतते। ये हमने कहा है। अखिलेश यादव बार बार बोल रहा है ईवीएम पे चुनाव जीतूंगा और बैलेट पेपर के लिए लड़ता रहूंगा। ये अखिलेश यादव जी की बात है। हम सब लोग बैलेट पेपर में चुनाव होने के पक्ष में है, आज भी है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। अभी अखिलेश यादव जी की बात की तो 2 दिन पहले का ही इंसिडेंट है कि महाराष्ट्र में एमवीए के नेता अबू आज़मी जी थे। जिस तरह से शिवसेना गुट के नेताओं ने बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होने के बाद जिस तरह से कोई पोस्टर वगैरह देखा था, खत्म नहीं कर सकते। तो आज भी वो वही शिवसेना कट्टर हिंदुत्व वाली शिवसेना है। देखो, शिवसेना एक विचारधारा लेकर राजनीति में आई, वो विचारधारा हिंदुत्व की है। लेकिन हमारा हिंदुत्व ये नहीं है ना जो आज संभल में चल रहा है, जो अजमेर शरीफ दरगाह में चल रहा है, वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। जियो और जीने दो। ये देश सभी का है, लेकिन इस देश में हिंदू बहुसंख्याक है, उनका आदर, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इस देश में मुस्लिम है, मुसलमान रहेंगे। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, सामाजिक क्रांति में मुसलमानों का योगदान बहुत बड़ा रहा है, तो उनका आदर सम्मान होना चाहिए। ये हमारा हिंदुत्व है। एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी भूमिका हमेशा रही है। तो हिंदुत्व की बात रखना या हिंदू होना ये कोई अपराध नहीं है ना इस देश में। लेकिन बातें तो ऐसी, पूरे पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए एक देश है। हाँ। और इस्लाम यानी मुसलमानों के कितने देश है? 100 से भी ज़्यादा देश है। तो इस देश में अगर हम हिंदू की बात करेंगे तो और कौन से देश में करेंगे? नहीं करेंगे तो कौन से देश में करेंगे? लेकिन जिस तरह से अभी जो चुनाव हुए हैं तो उसमें तो ऐसा कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ने जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो पीछे छोड़ के, देखो ये बात ऐसे क्या, दर दिन जैसे बीजेपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, उनके आरएसएस वाले दर दिन आकर सड़क पर हाँ जो अब कर रहे हैं, ये हिंदुत्व नहीं है ना। हिंदुत्व एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक कल्चर है हमारा। और उस कल्चर का रक्षण करने के लिए हम हमेशा हमारी बात लोगों के सामने, पार्लियामेंट में, जहाँ हमें मौका मिले वहाँ हम रखते रहेंगे। हमने हिंदुत्व की जो हमारी बात है राजनीति में, उसके लिए हमने हमारे सांसदी गंवाई है, हमारे विधायक सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किए, फिर भी हम हमारी बात कभी छोड़ी नहीं है, कभी नहीं छोड़ी। बाबरी मस्जिद का मुद्दा अगर कोई उठाता है अभी, तो सालों साल से ये बात रिकॉर्ड पे है। अभी जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी है वहाँ के अबू आज़मी, उसको अचानक ही साक्षात्कार हो गया कि शिवसेना हिंदुत्ववादी हो गई। हम कब नहीं थे हिंदुत्ववादी, मुझे बताइए ना। जैसे आपको आपके धर्म के बारे में आपको प्यार है, वैसे हम जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, ये देश में जन्म हुआ है। क्या यही से सवाल है कि क्या एक अबू आज़मी को चुनाव में प्रचार के लिए हम सब गए थे। हाँ। तब हमारा हिंदुत्व आपको टोका नहीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिंदुत्व में और आपके शिवसेना के हिंदुत्व में क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क क्या? सबसे पहले एकनाथ शिंदे की कोई पार्टी ही नहीं है, एकनाथ शिंदे की कोई विचारधारा नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे ने पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान सौंपी है, वो विचारधारा हम लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अमर्याद सत्ता है, पावर है, चुनाव आयोग है, संवैधानिक ताकतें हैं, तो सभी ने मिलकर हमारी पार्टी एकनाथ शिंदे को सिंबल दिया, तो क्या पार्टी उनकी हो गई? विचारधारा एकनाथ शिंदे ने ऐसे कौन से तीर चलाए राजनीति में? आप मुझे बताइए, हिंदुत्व के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया? एकनाथ शिंदे को राजनीति में किसने लाया? बाला साहब ठाकरे ने लाया। एकनाथ शिंदे को सभी पद है, मंत्री पद से लेकर सभी पद किसने दिए? हमारे पार्टी ने दिए।
अब वो पार्टी का मालिक बन गया, तो क्या पार्टी और विचारधारा उनकी हो गई हिंदुत्व की? लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व है, हिंदुत्व वाली पार्टी है शिवसेना। एकनाथ शिंदे छोड़ दीजिए, क्या बात करते उनके ऊपर आप। कौन से नेता है ये, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी उनको लात मारेगी। हाँ, वही तो बात है कि अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, जैसे ही बीजेपी के 131 एमएलएज आते हैं, शिंदे जी के पार्टी के 57 आते हैं, तो झटाक से उन्होंने या जल्दी से जल्द पाला बदल के वो मुख्यमंत्री बन गए और उनको डिमोशन कर दिया। ऐसी है कि यही बात 2019 में हमारे साथ की थी ना। हम एक साथ चुनाव लड़े, चुनाव से पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अमित शाह जी मातुश्री पर आए थे, कुछ बातचीत हुई उद्धव जी के साथ। क्या वादा किया था मुख्यमंत्री? डेफिनेटली वादा क्या, प्रॉमिस किया था पूरी तरह से कि सरकार या सत्ता आने के बाद पावर शेयरिंग 50-50 होगा, पावर शेयरिंग 50-50 होगा, मुख्यमंत्री पद भी 2.5 साल का होगा, 50-50। कैमरे के सामने बोला है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है होटल ब्लू सी वर्ली में, आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, कैमरे के सामने ये बात हुई है। तो क्या भविष्य होगा एकनाथ शिंदे जी का? वो एकनाथ शिंदे का कोई भविष्य नहीं है। ये एक चुनाव जीत गए, जीते नहीं, जिताया गया ये सब कांड करके। तो एक चुनाव है, आखिरी चुनाव उनका है। उसके बाद जो चुनाव होगा 2029 में शायद, वहाँ पता चलेगा कौन रहता है, कौन जाता है, कौन खत्म होता है। एक बात ये भी है कि जिस तरह से बहुमत मिला है, लॉ एंड ऑर्डर जैसे हमने देखा है कि मतलब जैसे 2.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर, फडणवीस के गृह मंत्री रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था। बदलापुर का इंसिडेंट हो, नागपुर के 52 को लेके बेटे का हिट एंड रन का इंसिडेंट हो, पुणे का पोर्शे का इंसिडेंट हो। अभी मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक गजाभाऊ करके एक MVA समर्थक का अकाउंट है, जो मोहित कंबोज करके बीजेपी का कार्यकर्ता जिससे बोला जाता है और फडणवीस के करीबी है, वो उन्होंने ऐसे कहा कि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो गजाभाऊ रहेगा। आपने भी उस पर ट्वीट करके जवाब दिए थे। क्या ये वाला जो एक पैटर्न है महाराष्ट्र में, या सेट हो जाएगा? गुंडागर्दी का नया पैटर्न है महाराष्ट्र। देखो, गुंडागर्दी शिवसेना के शुरुआत के जमाने में हमने भी की है, हमने भी की, लेकिन क्यों की? सड़क पर आकर हमने ये की है महाराष्ट्र को बचाने के लिए। हमने ये जो गुंडे आए थे बाहर से, उनको भगाने के लिए हमने की है, और भी करेंगे। लेकिन कोई हमारा उसमें पर्सनल स्वार्थ नहीं था, हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद देवेंद्र जी के नाम पर इश्यू को उठाऊंगा, इश्यू को ख़त्म करूंगा, 6 महीने में ख़त्म करूंगा, ये भाषा किसकी है? ये गृह मंत्री अगर देवेंद्र फडणवीस सचमुच है अभी, तो ऐसे व्यक्ति पर एक्शन लेनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर क्या है उसको दिखाना चाहिए। आपके घर से शुरुआत करो साफ सफाई की। देखते हैं इस तरह से ये लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में जो मराठी लोग हैं, लोकल भूमिपुत्र है, उनको धमका रहे हैं और ये बोलते हैं महाराष्ट्र की सरकार है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये सरकार आई है, फडणवीस के गृह मंत्री बनने से लॉ एंड ऑर्डर फिर से बिगड़ेगा? नहीं, 2.5 साल तो देवेंद्र जी थे ना गृह मंत्री। नीतीश राणे जैसे नेता है जो कहेंगे कि मेरा बॉस सागर बंगले पर बैठा है, पुलिस कल से बोलेंगे वर्षा बंगले पर बॉस बैठा है, कल तक सागर बंगले पे था। अब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन के वर्षा बंगले पर चले गए, तो जो इस प्रकार के जो उनके लोग हैं, हाँ, वो बोलेंगे अब मेरा बॉस वर्षा बंगले पर बैठा है, मेरा क्या कोई उखाड़ता है देख लेंगे। देखिए, राज्य की जनता भी देखती है, सरकार आती है, सरकार चली जाती है। हम इस बार हार गए, आप जीत गए, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत बड़ा चंचल होता है। बहुमत कभी खिसक जाएगा और सरकार गिर जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मुद्दा ये भी आता है कि जिस तरह से सरकार बदलती है, दूसरे तीसरे दिन अजित पवार जी को जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी सील की गई थी IT डिपार्टमेंट द्वारा, वो उनको वापस कर दी गई है, ऐसी जो है वो न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या है? ऑर्डर ही देखा है, ऑर्डर ही देखा है सबने। हाँ। तो क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले भोपाल के बीजेपी के
राष्ट्रीय अधिवेशन में भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमला किया उसमें सबसे ऊपर नाम था अजीत पवार का सिंचन घोटाले का। 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला डकार गए अजीत पवार। वो अजीत पवार नेक्स्ट तुरंत 4-5 दिन के बाद बीजेपी में शामिल होते हैं और डिप्टी सीएम बनते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। अब मुख्य प्रधानमंत्री के सामने फिर एक बार शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री के सामने फिर एक बार शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री उसकी पीठ थपथपाते हैं और वापस 4 दिन के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी एजेंसी ने जब्त की थी, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे ईडी हो, वो क्लियर की जाती। क्या ये देश है? ऐसा देश चलता है क्या? और पार्लियामेंट में नारे लगाते हैं हमारे खिलाफ ये लोग। प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी जब्त होती है, क्यों? कि प्रॉपर्टी का लिंक लगाया जाता है दाऊद इब्राहिम से, लगाया जाता है ना। प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल होते हैं और 2 महीने में उनकी प्रॉपर्टी वॉशिंग मशीन में डालकर स्वच्छ की जाती है, साफ की जाती है। एक तरह से ये भी बातें चल रही है कि ये आने वाला बीएमसी का चुनाव है, वो शिवसेना किसके नेतृत्व में लड़ेगी? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ेगी या आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में? ठाकरे जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे पार्टी के चीफ है। आदित्य ठाकरे हमारा युवा नेता है, होनहार है, विधानसभा में भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेता है। लेकिन बड़ा चुनाव जो प्रमुख नेता होता है उनके नाम पर, उनके मार्गदर्शन में लड़ा जाता है। जो गलतियां अभी विधानसभा में हुई है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतना एज अच्छा होने के बावजूद इतनी हार हुई है, क्या अभी से ये जो आने वाले बीएमसी हो या स्थानिक स्वराज संस्था हमसे कोई गलती हुई है? हम अगर कोई फ्रॉड और चीटिंग करके चुनाव जीतना चाहता है, जिसके हाथ में चुनाव आयोग, जिसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट है, सत्ता है, पावर है, और वो चाहता है कि जैसे हिटलर चुनाव जीतता था, ईदी अमीन चुनाव जीतता था, हाँ, पाकिस्तान में होता है, आईएसआई चुनाव जीत लेता है, इसी तरह से अगर हिंदुस्तान में कोई इस प्रकार से चुनाव जीतना चाहता है और लोकतंत्र का हत्या कर दी जाती है, तो आप कैसे कहते हैं कि हमारी गलती है? आप ये सवाल पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये देश में ये सब कुछ चलेगा लोकतंत्र के नाम पर? और जनता कितने दिन तक चलाएगी? कभी ना कभी उनके सहनशीलता का अंत हो जाएगा। और जिस तरह से कल सीरिया से वहाँ के प्रेसिडेंट, क्या उनका नाम, बदर, देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने, छोड़ के चल। कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। अभी देश की बात आ रही है, प्रधानमंत्री का नाम आपने लिया, यहाँ पर मुद्दा ये भी आता है कि अडानी से उनके रिलेशन से आज भी पार्लियामेंट, हम दिल्ली में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जो इंडिया ब्लॉक ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। प्रदर्शन हो रहे हैं। पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा? पार्लियामेंट चल रहा है। आज का जो पार्लियामेंट का जो हंगामा हुआ है, हमने नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी अगर पार्लियामेंट उद्ध्वस्त कर दे, पार्लियामेंट नहीं चलने दे, ये कौन सा लोकतंत्र है? कोई भी मुद्दा उठाकर तय करके आते हैं कि आज पार्लियामेंट नहीं चलाना है, सरकार पार्लियामेंट नहीं चलने देती। ये इस विश्व में पहली बार हो रहा है लोकतंत्र में। अडानी का मुद्दा तो हम पार्लियामेंट के बाहर उठा रहे हैं। हम 10 दिन 10:30 बजे पार्लियामेंट के मेन गेट पर हम आंदोलन करते हैं और अंदर जाकर हमारा काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग अडानी का मुद्दा दबाने के लिए नए नए मुद्दे लेकर आते हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट चलने नहीं देते। अडानी का जिक्र किया तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि आने वाले दिनों में बहुत ही अहम जो है वो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। धारावी जैसा रीडेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को दिया गया है, वहाँ से रीडेवलपमेंट होगा। क्या इंडिया अलायंस किस तरह से बीएमसी के चुनाव लड़ेगा? शिवसेना अलग लड़ेगा या इंडिया अलायंस एक साथ ही चुनाव लड़ेगा? इसकी बात अगर कहे तो लोकसभा विधानसभा में एक साथ हम लड़ सकते हैं। लोकसभा में ज़्यादा आसान होता है, सीटें कम होती है, 48 सीट पर हमें तय करना है। विधानसभा में भी बहुत तकलीफ होती है,
कार्यकर्ता की संख्या बढ़ जाती है, इच्छा। लेकिन स्थानिक स्वराज्य संस्था जो है, लोकल बॉडीज, वहाँ कार्यकर्ता होते हैं नीचे, उतनी तैयारी करते सभी पार्टी के, तो एक साथ लड़ना वैसा आसान नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे। तो क्या अलग चुनाव लड़ेगी शिवसेना? कोशिश करेंगे एक साथ लड़ने की। अगर नहीं जानता है तो फ्रेंडली फाइट कर देंगे या देखेंगे, लेकिन चुनाव तो एक साथ लड़ना ही है हमको, संजय राउत। लेकिन स्थानिक स्वराज्य संस्था में एक साथ चुनाव लड़ना ये इतना आसान नहीं रहता। चाहे जिला परिषद हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सभी का समाधान करना आसान नहीं होता है। तो हम तीनों बैठकर उसमें से कोई मार्ग निकालेंगे। आप तो ऐसे संकेत दे रहे हैं शिवसेना संकेत कि नहीं हम दे रहा अलग लड़ रहे हैं। देखिए, हम बीजेपी के साथ थे तब भी अकेले लड़े थे। मुंबई महानगर पालिका जो कि हमेशा गढ़ रहा है शिवसेना उद्धव बालासाहेब रहेगा ना। अगर ये चोर लफंगे चोरी नहीं करेंगे तो गढ़ रहेगा। हम पूरी ताकत लगाएंगे जीतने के लिए। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है और मुंबई में हमने विधानसभा की 10 सीटें जीत ली है। क्या कांग्रेस के साथ जाने से नुकसान होगा मुंबई में? आखिरी सवाल। मैं ये नहीं कहूँगा नुकसान। हम विधानसभा कांग्रेस के साथ लड़े, हमें फायदा ही हुआ है। लेकिन लोकल बॉडीज का चुनाव तीन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उनका समाधान करना आसान नहीं होता। तो हम उस बारे में हम बैठकर बात करेंगे। तो ये थे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के कद्दावर नेता संजय राउत जी, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव जो अभी हुए हैं, उसके बाद आने वाले चुनाव जो है वो स्थानिक स्वराज संस्था यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है। ईवीएम पर जिस तरह से बातें उन्होंने अपना पक्ष रखा है, यही सब मुद्दे के तहत आज हमने उनसे बात की और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, जब भी मौका मिलता है उनको द वायर पर लाने की कोशिश करेंगे। राउत साहब, आपका धन्यवाद द वायर से जुड़ने के लिए।